हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स। और ग्रेविटी सर्कल पर यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब हमारे टर्म 2 केमिस्ट्री के सिलेबस का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं। एंड आप लोगों को सबको पता ही होगा कि आप लोगों का साइंस का एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है 10 मई को। आज हो रही है 3 अप्रैल, यानी आप मान के चलो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत आराम से। फिर इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस वगैरह भी करवाऊंगा, फुल फ्लेजेड तरीके से पढ़ेंगे। एंड जैसे ही आप लोगों का 10th बोर्ड खत्म हो जाएगा, जैसे ही आप लोग क्लास 11th में आ जाओगे, आपके लिए मैं तैयार बैठा हूं क्लास 11th का नया सेशन चालू करने के लिए। फुल फ्लेजेड तरीके से, एकदम फ्रेश तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे। तो चलो गाइज, अभी हम लोग हमारे इस टॉपिक को शुरू करते हैं, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर पिछला लेक्चर आप लोगों को याद हो तो पिछले लेक्चर में मेरे प्यारे किडूज मैंने आप लोगों के साथ में स्टडी कर लिया था डॉबरनियर का ट्रायड लॉ और न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। वो दोनों लॉ बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, लेकिन उनके अंदर कुछ कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। इनके बाद में एक्चुअली मेंडलीव के साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लोथार मेयर। उनका नाम क्या था? लोथार मेयर। एक्चुअली लोथार मेयर के द्वारा भी इस साइमल्टेनियसली, यानी जिस ईयर में मेंडलीव ने काम किया था ठीक उसी समय लोथार मेयर ने भी काम करना चालू किया था। और दोनों का काम ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली दुनिया के सामने आया था। लेकिन लोथार मेयर का काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इनका जो काम था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि लोथार मेयर ने क्या किया था, लोथार मेयर ने पूरे पीरियोडिक टेबल को एक ग्राफ के एस्पेक्ट में प्लॉट कर दिया था। यहां पर उन्होंने एक तरफ एटॉमिक मास रखे थे और यहां पर उन्होंने एलिमेंट्स रखे थे। तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का हमें ऑब्जर्व होता था, ये कुछ इस तरीके का हमें इनका ग्राफ मिलता था। अब ये ग्राफ में कहां पर कौन सा एलिमेंट रखना है ये काफी कंफ्यूजिंग था। इसीलिए लोथार मेयर के वर्क को रिकॉग्नाइजेशन तो मिला, मतलब दुनिया के सामने आया, दुनिया ने इनकी तारीफ भी करी। लेकिन मेंडलीव का काम समझने में आसान था। ये कुछ ऐसा समझ लो कि आपके पास में दो एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन बहुत इजी है, जैसे यूट्यूब पर आए, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन हो गई, ग्रेविटी सर्कल पर क्लिक किया, ग्रेविटी सर्कल के वीडियोस आ गए। और एक ऐप फॉर एग्जाम्पल जिसका नाम बी से शुरू होता है, या जिसका नाम पी से शुरू होता है, या जिसका नाम वी से शुरू होता है, जिसका नाम यू से शुरू होता है। अब इन ऐप पर जाते हो, बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं, बहुत सारे आपको कोर्सेज दिखाते हैं, फिर कहीं पर डुबुक चैट ऑप्शन आ जाता है, कहीं पर डुबुक ये परचेस कर लो ऑप्शन आ जाता है, ये ले लो, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फील होता है। तो बच्चा सोचता है इतना झंझट कौन करेगा। तो जो ज्यादा इजी होता है डेफिनेटली हम उसकी तरफ जाते हैं। ठीक उसी तरह मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी बहुत ज्यादा इजी था मेंडलीव के वक्त। सो गाइज, अनअकैडमी से आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी अनअकैडमी पर एक नया बैच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अर्ली मास्टर, जो कि केवीपीवाई के लिए, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब 10th क्लियर करने वाले हैं, जैसे आप लोग, और फिर आप लोग 11th में जाओगे, तब आप इस साल नवंबर या दिसंबर में जब भी एग्जाम आएगी तब आप इसे क्लियर करेंगे। इसमें अमृता मैम, नीतीश सर, सिद्धार्थ सर और मैं, हम 4 लोग मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो गाइस एनरोल करें नाउ। मेंडलीव के समय जब मेंडलीव ने अपना काम करना चालू किया था तब 63 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। 63 एलिमेंट्स वर नोन। टोटल 63 एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन थी। हम लोगों को पता था कि इसके समय टोटल 63 एलिमेंट्स हमारे पास में होते हैं। ठीक है, 63 एलिमेंट्स के बारे में इनको पता था। अब मेंडलीव ने बहुत सिंपल सा गेम खेला। आप लोगों ने ताश पत्ते खेले होंगे। एक गेम आता है सत्ती सेंटर, यानी पहले 7 7 7 7 नंबर वाले कार्ड रख देते हैं, फिर 7 के नीचे 6 5 4 3 2 1, 7 के ऊपर 8 9 10 यानी गुलाम, नहीं 10 फिर 11 यानी गुलाम, 12 यानी रानी, 13 यानी राजा, और इक्का, ऐसे करके आप जमाते हो ना, वैसे कार्ड्स बनाए। मेंडलीव ने भी कार्ड्स बनाए। मेंडलीव ने क्या करा, फॉर एग्जांपल एक कार्ड लिया, कार्ड पर नाम लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास लिखा उन्होंने 1। फिर उन्होंने देखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में H2O करके कंबाइन होता है,
और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में H2 करके कंबाइन होता है। तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी ले ली इसके ऑक्साइड की और एक उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली इसके हाइड्राइड की। मतलब एक उन्होंने यहां पर ऑक्साइड यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लिया और एक उन्होंने रिएक्शन विद हाइड्रोजन ले लिया यानी हाइड्राइड, और उन्होंने R नाम से हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा। अब उन्होंने एक कार्ड बना लिया। अब इसके बाद उन्होंने दूसरा कार्ड बनाया, फॉर एग्जांपल बेरिलियम। बेरिलियम जिसका एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल अपन कितना माने, बेरिलियम का आप मान लो हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो 4 7 9 मान लो, चलो फिर बोरॉन आता है, ठीक है। फिर अपन ने देखा बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ में BeO बनाता है और ये BeH2 बनाता है। फिर उन्होंने कार्ड बनाया, कार्ड में उन्होंने लिखा बोरॉन, एटॉमिक नंबर मास 11, ये बनाता है B2O3 टाइप का ऑक्साइड और BH3 टाइप का हाइड्राइड। फिर उन्होंने बनाया यहां पर कार्बन, एटॉमिक नंबर मास 12, ये बनाता है CO2 टाइप का ऑक्साइड एंड CH4 टाइप का हाइड्राइड। ऐसे करते करते इन्होंने कार्ड बनाते 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 ये अल्टीमेटली पहुंच गए कहां पर, आपके फ्लोरीन पर। फ्लोरीन एटॉमिक मास 19, ये बनाता है फ्लोरीन F2O टाइप का हाइड्राइड और FHF और बच गए, बाल बाल बच गए, वरना बहुत बड़ी चोट हो जाती और हम लोगों को दिक्कत हो जाती। HF टाइप का हाइड्राइड। अब इन्होंने क्या करा, इसके बाद में उठाया लिथियम, हाइड्रोजन, मैंने थोड़ा हाइड्रोजन बनाया था, कोई बात नहीं, लिथियम, लिथियम एटॉमिक मास 7, लिथियम ने बनाया Li2 टाइप का ऑक्साइड और LiH टाइप का हाइड्राइड। फिर उनको इसके बाद में मिला सोडियम, सोडियम एटॉमिक मास 23, इसने बनाया Na2O टाइप का ऑक्साइड और NaH टाइप का हाइड्राइड। फिर इनको मिला क्या, मैग्नीशियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक मास 24 था, उसने बनाया MgO टाइप का ऑक्साइड और MgH2 टाइप का हाइड्राइड। फिर इनको मिला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एटॉमिक मास 27, Al2O3 टाइप का ऑक्साइड और AlH3 टाइप का हाइड्राइड। फिर इनको मिला सिलिकॉन, सिलिकॉन एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 28, SiO2 टाइप का ऑक्साइड, SiH4 टाइप का हाइड्राइड। तो उन्होंने देखा अरे ये तो ताश के पत्तों की तरह जमने लगे। उन्होंने क्या बोला, अरे ये तो ताश के पत्तों की तरह जमने लगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मेंडलीव ने क्या करा, बेस्ड अपॉन देयर रिएक्शन विद द ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, मेंडलीव ने हर कार्ड पर एक एलिमेंट की ये प्रॉपर्टीज लिखी और इन एलिमेंट्स को, ताश के पत्तों को, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लेफ्ट से राइट एंड टॉप से बॉटम जमाना चालू करा। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ लेफ्ट से राइट चल रहे थे। इन्होंने क्या करा, लेफ्ट से राइट भी जमाया एंड टॉप से बॉटम भी जमाया। तो इन्होंने क्या देखा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद वो वापस नीचे आए तो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, फास्फोरस के बाद में सल्फर, सल्फर के बाद में क्लोरीन। लाइकवाइज ये एलिमेंट्स को इस तरीके से जमाते चले गए और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमाने के बाद उनको इस तरीके की एक पीरियोडिक टेबल दिखाई देने लगी। और इस टेब्यूलर फॉर्म में, इस टेबल के फॉर्म में जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसीलिए इसका नाम पढ़ने लग गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हम इसे क्या जानने लग गए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब आप देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने सबसे पहले हमारे पास में लॉ दिया। हम पहले एक काम करते, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ लेते हैं। मेंडलीव ने एक बहुत बढ़िया सा लॉ दिया जिसे बोला जाने लगा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब गाइस मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मेंडलीव ने क्या करा, मेंडलीव ने बोला भैया हम लोग क्या लेंगे, हम लोग एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज
हम अरेंज करेंगे। और अरेंज कैसे करेंगे? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको वापस से एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी उसके जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट की तरह होगी। जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा कि हमने हाइड्रोजन से शुरू किया, हाइड्रोजन के आगे हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला, हम वापस आए, हमें लिथियम मिला। हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी इन्होंने सेम मानी। लिथियम के बाद में इन्होंने बेरिलियम रखा, क्योंकि लिथियम से ज्यादा मास बेरिलियम का था। बेरिलियम के बाद में इन्होंने बोरॉन रखा, बोरॉन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन के बाद इन्हें जो अगला एलिमेंट मिला वो था सोडियम। तो वो सोडियम ऑटोमेटिकली लिथियम के नीचे प्लेस हो गया। फिर सोडियम के जस्ट बाद उन्हें मिला मैग्नीशियम, तो उन्होंने देखा मैग्नीशियम के जस्ट ऊपर वाला बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड और हाइड्राइड की प्रॉपर्टी सेम है। मैग्नीशियम के बाद में उन्हें मिला एल्यूमिनियम, जिसके ऑक्साइड और हाइड्राइड बोरॉन के तरह थे, मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम सेम टाइप के एलिमेंट हो गए। फिर उनको मिला सिलिकॉन, जिसमें कार्बन और सिलिकॉन बिल्कुल सेम हो गए। फिर उनको यहां पर मिला होगा क्लोरीन, एटॉमिक मास 35.5, Cl2O एंड HCl बनता है, तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी भी सेम थी। तो फ्लोरीन के बाद उनको क्लोरीन मिला। तो उन्होंने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको वापस से एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी उसके ऊपर प्लेस्ड एलिमेंट की तरह होगी। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला दैट एटॉमिक मास is the periodic function, atomic mass is the periodic function of their properties, क्या बोला मैंने? एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आप एलिमेंट को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एक टेबल के अंदर प्लेस करोगे, तब आप लोगों को एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को जमाने पर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद आपको वापस से एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टीज इसके जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट की तरह होगी। तो इसको बोलते हैं एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी एलिमेंट को आपको ग्रुप करना हो, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक रखना हो, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को, एंड प्रॉपर्टीज क्या थी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हाइड्राइड। तो सेम ऑक्साइड बनाने वाले और सेम हाइड्राइड बनाने वाले एलिमेंट सेम टाइप के एलिमेंट्स माने गए। तो अगर आपको एक ग्रुप में यानी ऊपर से नीचे एक जैसे एलिमेंट रखने हैं, तो वो एक जैसे एलिमेंट रखने का मतलब है कि आपको उन एलिमेंट्स को बस एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करना है। आप लेफ्ट से राइट एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, बढ़ते ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में आप अरेंज करो। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आपको वैसा का वैसा एलिमेंट मिल जाएगा। दिस इज योर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। देखो आप इसको, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपको दो चीज दिखाई देगी। पहला आपको दिखाई देंगे ग्रुप्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देयर आर 8 ग्रुप्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देयर आर 8 ग्रुप्स। एंड दूसरी चीज आपको दिखाई देगी पीरियड्स। मेंडलीव ने जो पहला पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें टोटल 6 पीरियड थे, लेकिन अभी आप लोग 7 पीरियड्स मान के चले। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे। अच्छा, पीरियड्स कैसे काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पीरियड्स लेफ्ट से राइट काम करते हैं। और ग्रुप्स कैसे काम करते हैं? ग्रुप्स टॉप टू बॉटम काम करते हैं। मतलब जो ग्रुप होते हैं आप इन्हें टॉप से देखना शुरू करेंगे और आप इन्हें बॉटम तक ले जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे। और पीरियड्स को आप लोग लेफ्ट से देखना चालू करोगे और राइट पर जाकर खत्म करोगे, यानी यहां से यहां। क्या ये बात समझ में आई? तो देखिए, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8। ठीक है?
कोई दिक्कत? अच्छा, हर ग्रुप को मेंडलीव ने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। देखो, ग्रुप 1 के 2 सब ग्रुप ए बी, ग्रुप 2 के 2 सब ग्रुप ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, सिवाय ग्रुप 8 के, एक्सेप्ट ग्रुप 8। ग्रुप 8 के इन्होंने 3 पार्ट किए थे। ग्रुप 8 के इन्होंने 3 पार्ट्स किए थे। आप देखो, ग्रुप 8 में इन्होंने 3-3 एलिमेंट के सेट को रखा है। देखो, ग्रुप 8 में इन्होंने 3-3 एलिमेंट के सेट को रखा है। बाकी ग्रुप 1 से ग्रुप 7 में आपको 2-2 सब ग्रुप दिखाई देंगे। आप यहां पर क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। देखो, आप खुद देखो, ये देखो, ये देखो, एलिमेंट्स आपको क्लियरली इसके अंदर 2 ग्रुप के अंदर अलग अलग टाइप से, 2 ग्रुप के अंदर आपको अलग अलग टाइप से ये पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये देखो प्यारे बच्चों, एंड ये देखो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे किडीज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, फिर आपको पीरियड्स लेफ्ट से राइट, जैसे फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में यहां पर कोई एलिमेंट नहीं मिला। हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नीचे आए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्या बात समझ में आई? फिर उसके नीचे आए हम लोग पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको लेफ्ट से राइट रखना चालू करा। अब देखो, यहां पर 2 ग्रुप बनाने की क्या जरूरत पड़ी प्यारे बच्चों? 2 ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ी कि हम यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। क्यों सर? देखो, टेक्निकली बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम और कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम आना चाहिए। अच्छा, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आना चाहिए। लेकिन एक बात आप समझो, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास 40 होता है, उसके बाद में गैलियम नहीं आ सकता, क्योंकि गैलियम का एटॉमिक मास लगभग 70 है। और टेक्निकली कैल्शियम के बाद में आता है स्कैंडियम। तो गाइस, ये स्कैंडियम को रखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही ग्रुप के अंदर हमें 2 एलिमेंट रखने पड़ेंगे। हमें एक ही पीरियड के अंदर, यानी हमें 4th पीरियड में और 3rd ग्रुप में 2 एलिमेंट रखने पड़ेंगे। इसीलिए मेंडलीव ने इस ग्रुप को 2 पार्ट में तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं ए पार्ट के अंदर टॉप से बॉटम जाते वक्त एक जैसे एलिमेंट रख रहा हूं, जैसे बोरॉन, तो बोरॉन के जैसा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जैसा गैलियम, गैलियम के जैसा इंडियम और इंडियम के जैसा थेलियम, तो उन्होंने इन सबको ए सब ग्रुप में रखा। उन्होंने ये बात बिल्कुल डंके की चोट पर क्लेरिफाई कर दी कि स्कैंडियम जो होगा वो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम जैसा नहीं होगा। हां, स्कैंडियम के जैसा उसी के नीचे आने वाला वाइट्रियम और वाइट्रियम के जैसा लेंथेनम हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या करा, इस पूरे के पूरे ग्रुप को 2 पार्ट में तोड़ दिया ताकि वो एलिमेंट्स को एडजस्ट कर सके। बड़ा बोल्ड मूव था ये, और बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो जो एलिमेंट ग्रुप बी के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अब जैसे यहां पर मैग्नीज आया, मैग्नीज आपके 7th ग्रुप के अंदर 4th पीरियड के अंदर रखा गया। तो मैग्नीज की प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसी नहीं होगी। मैग्नीज की प्रॉपर्टी उसी के नीचे पड़े टेक्नीशियम की तरह होगी, टेक्नीशियम की तरह होगी। क्या बात समझ में आई? अच्छा, फिर हम आगे चलें तो मैग्नीशियम के बाद में 8th ग्रुप के अंदर आयरन, कोबाल्ट और निकल एक साथ रखे गए। क्यों रखे गए? क्योंकि बेटा निकल के बाद में जब आप लोग 5th पीरियड में और 1st ग्रुप में आओगे तो आपको यहां पर सिल्वर रखना पड़ेगा। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये एक के नीचे एक रखना उनकी मजबूरी थी। तो इस तरीके से मेंडलीव ने एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास प्लेस करा, और ये बहुत सक्सेसफुल मूव था। दिस वाज वेरी सक्सेसफुल, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने की वजह से ये पीरियोडिक टेबल मार्केट में चला। अच्छा, क्या आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखना है? नहीं, आप लोगों को बिल्कुल भी पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं रखना है। आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है
कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देयर वर 8 ग्रुप्स, हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, सिवाय 8th ग्रुप के 3 पार्ट थे। इसके अंदर पीरियड्स थे, टोटल पीरियड 7 थे। लेफ्ट से राइट जाने पर हमें पीरियड दिखाई देते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? ग्रुप क्या कहलाता है? ग्रुप टॉप से बॉटम कहलाता है, यानी एक ग्रुप में एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट टॉप से बॉटम रखे जाते हैं। पीरियड कैसे चलता है? पीरियड लेफ्ट से राइट चलता है और पीरियड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को रखा जाता है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के पीछे एक ही कारण था। मेंडलीव ने, जस्ट सेकंड, ये कट तो नहीं रहा है स्क्रीन में? बिल्कुल नहीं कट रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। सो गाइस, मेंडलीव का जो सबसे बड़ा मेरिट था वो ये था दैट ही प्रेडिक्टेड some elements before their discovery and kept empty place in his periodic table। उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स के लिए पहले से खाली जगह छोड़ दी थी। देखो, जैसे अपन यहां पर चले और यहां पर चले तो यहां पर गाइस उन्होंने क्या किया था पता है? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उनको मालूम था कि देखो, एक छोटी सी बात, एल्यूमिनियम का मास उन्होंने माना 29.98। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम का मास होता है 27। थोड़ा सा यहां पर मैं इस इमेज को गलत बोलूंगा क्योंकि इमेज जहां से मैंने उठाई है ये उन लोगों की मिस्टेक है। एल्यूमिनियम का मास 27 था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? 100% क्लीन एंड 100% क्लियर, ग्रेट। अब यहां पर एक बात समझना, आप देखो, बेरिलियम से बोरॉन 1 AMU का डिफरेंस है मास में, 2 बोरॉन से कार्बन 2 का डिफरेंस है, कार्बन से नाइट्रोजन 2 का डिफरेंस है, ऑक्सीजन का 16 होता है 2 का डिफरेंस है, इसका 19 होता है 3 का डिफरेंस है। यहां देखो, फॉस्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, 1 का डिफरेंस। यहां पर 35.5 3.5 का डिफरेंस, यानी कहीं पर भी द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ 2 एलिमेंट्स इज नॉट हाई। ये बिल्कुल हाई नहीं है। लेकिन उन्होंने यहां पर एक बात ऑब्जर्व करी, उन्होंने यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ऑब्जर्व करा कि जिंक जिसका एटॉमिक मास 65 है, जिंक जिसका एटॉमिक मास 65 है, उसके जस्ट बाद उन्हें आर्सेनिक मिला जिसका एटॉमिक मास 75 है। तो उन्होंने बोला जिंक और आर्सेनिक के एटॉमिक मास में 10 AMU का फर्क है, ये 75 है, ये 65 है, यानी 10 AMU का फर्क है। और इतना ज्यादा फर्क हो नहीं सकता, मैक्सिमम फर्क 4 का हो सकता है, मैक्सिमम फर्क 5 का हो सकता है, लेकिन 10 का फर्क नहीं हो सकता। इसका मतलब जिंक के जस्ट बाद में यहां पर मैं आर्सेनिक नहीं लगा सकता। तो उन्होंने बोल्डली, एकदम बोल्डली, डंके की चोट पर बोला कि जिंक और आर्सेनिक के बीच में कम से कम 2 एलिमेंट आएंगे जो उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे, ये तो बाद में डिस्कवर्ड हुए। उन्होंने यहां पर 2 खाली जगह छोड़ दी। अब इन एलिमेंट्स को खाली जगह तो छोड़ दी, खाली डब्बे तो इनके लिए उन्होंने छोड़ दिए, ये दोनों डब्बे उन्होंने इसके लिए खाली छोड़ दिए, लेकिन इन खाली डब्बों पर नाम क्या लिखे? तो उन्होंने बोला देखो, यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो एल्यूमिनियम जैसा होगा और यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो सिलिकॉन जैसा होगा। इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि भैया हमारे एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम होगा एका एल्यूमिनियम। एका मतलब 1 आफ्टर, इसको संस्कृत में एकह बोला जाता है। एकह मतलब एक, एक के बाद, 1 आफ्टर, तो एकह। तो ये एका एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के बाद में जो एलिमेंट भविष्य में, फ्यूचर में डिस्कवर होगा, ये वो होगा। तो इस एलिमेंट का उन्होंने एटॉमिक वेट बताया 68। और जब रियल में ये गैलियम नाम का एलिमेंट डिस्कवर हुआ, यानी मेंडलीव ने इस गैलियम नाम के एलिमेंट को, क्योंकि उनको पता तो था नहीं कि एलिमेंट कौन होगा, क्या नाम होगा, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? एका एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के बाद वाला एलिमेंट। और एल्यूमिनियम के बाद वाला एलिमेंट कौन?
गैलियम। तो जब उन्होंने इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तब उन्होंने लिख दिया था अपनी पीरियोडिक टेबल में ए का एल्यूमिनियम जिसका मास 68 होगा। आज हमने गैलियम डिस्कवर किया जिसका मास 70 आया, बहुत कम डिफरेंस है। उन्होंने बोला इसकी डेंसिटी 5.9 होगी, देखिए इसकी डेंसिटी 5.94 निकली। उन्होंने बोला इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा, आप देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 302 केल्विन है, 100 डिग्री से भी बहुत नीचे ही मेल्ट हो जाता है ये। उन्होंने बोला ये E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा और ECl3 टाइप का क्लोराइड बनाएगा। देखिए ये G2O3 टाइप का ऑक्साइड और GaCl3 टाइप का हैलाइड बना रहा है, तो प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। सो दैट वाज अ वेरी बोल्ड मूव कि इन्होंने डिस्कवरी के पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। फिर आया अगला ए का सिलिकॉन, यानी वन आफ्टर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद वाला कौन सा एलिमेंट आया आज? जर्मेनियम। मेंडलीव ने क्या बोला? इसका एटॉमिक मास 72 होगा, देखिए इसका एटॉमिक मास 72.6 निकला। ए का सिलिकॉन का मेंडलीव ने बोला डेंसिटी 5.5 होगा, 5.36 निकला, थोड़ा सा वेरिएशन था। उन्होंने बोला इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 1231 केल्विन निकला, यानी लगभग 950 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उन्होंने बोला ये EO2 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, ये GeO2 टाइप का ऑक्साइड बना रहा है। उन्होंने बोला ये ECl4 टाइप का क्लोराइड बनाएगा, देखिए GaCl4 टाइप का क्लोराइड बना रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था आपके मेंडलीव का, जो कि बोल्डली, एकदम बोल्ड तरीके से, एकदम डंके की चोट पर बोलता था कि नहीं ये एलिमेंट आएगा और ये एलिमेंट ऐसा होगा। ठीक है, तो इस वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मार्केट में बहुत चला, बहुत ज्यादा चला, इतना चला कि मैं तुमको क्या बताऊं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? चलिए, तो अब आप लोगों से अगर कोई पूछे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या थे, तो आप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या बताएंगे? पहला तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट था, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हमें मिला एलिमेंट्स का, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देयर वर ग्रुप्स 8, सब ग्रुप्स 2, A and B, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 8। इसके 3 पार्ट्स थे। उसके बाद में पीरियड्स, मैंने आपको टेबल में 6 पीरियड दिखाए, लेकिन टोटल पीरियड उस समय 7 थे। ग्रुप हमेशा टॉप टू बॉटम वर्क करता था, पीरियड हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? दूसरा, यहां पर जो एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई करा वो उनके प्रॉपर्टीज की तरफ था। तो क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ओनली, यानी हम लोगों ने फालतू बात नहीं करी, हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक प्रॉपर्टी कैसी है, एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी को हम लोगों ने प्रॉपरली क्लासिफाई करा एटॉमिक मास के बेसिस पर। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, उसके बाद में कई जगह पर ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑल्सो, ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑल्सो, यानी कई कई जगह पर कुछ मिक्स कंसेप्शन बने हुए थे कि भैया इसका मास ये नहीं ये होगा, तो उन्होंने बोला नहीं इसका मास ये होगा। जैसा भी मैंने आपको बताया ना कि जिंक में और आर्सेनिक में 65 से 75 10 AMU का फर्क था, तो उन्होंने बोला भाई दो एलिमेंट जो एक के बाद एक रखें, इनके एटॉमिक मास में मैक्सिमम 3.5 या 4 AMU या 5 AMU का फर्क हो सकता है, 10-10 AMU के फर्क नहीं होते। तो उन्होंने ये भी एक बहुत अच्छी चीज बताई। एंड फोर्थ, ही केप्ट एम्प्टी स्पेस in his table for undiscovered elements and predicted their properties तो ये इसके कुछ बहुत शानदार वाले, बहुत धांसू वाले क्या बोलते हैं
कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको इनकी पीरियोडिक टेबल की खास बात, देखो यहां पर आपका ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ऐसे करते करते ग्रुप 8 बन गए। जब बाद में नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो नोबल गैसेस के लिए पता है क्या किया गया, यहां पर एक नया ग्रुप बना दिया गया। नोबल गैसेस के लिए यहां पर एक नया ग्रुप बना दिया गया, ग्रुप 0, ग्रुप 0 बना दिया गया, और यहां पर रख दिया गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। मतलब इनके पीरियोडिक टेबल में चेंजेस करने के ऑप्शन थे, जैसे न्यूजीलैंड केस में सा रे गा मा प ध नी सा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। मेंडलीव केस में तुमने 8 ग्रुप बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ग्रुप 0 ऐड कर दो, ग्रुप 0 ऐड करके नोबल गैस रख दी, और कुछ होता तो हम ग्रुप 9 बना देते। तो यहां पर स्कोप था चेंजेस करने का, वक्त के साथ नए एलिमेंट को प्लेस करने का। तो फिफ्थ प्लस पॉइंट क्या हो गया, दैट पोजीशन फॉर नोबल गैसेस, दैट पोजीशन फॉर नोबल गैसेस वर देयर, वर केप्ट and are now placed in group 0, जो मेंडलीव के समय डिस्कवर्ड नहीं थी। मेंडलीव जब 1863 या 1865 के आसपास जब काम कर रहे थे तब उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोल्डली जगह ऐसी छोड़ी कि आप उसके अंदर बड़े आराम से चीजें लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल 100% हो जाती तो क्या आज हम इसे पढ़ रहे होते? लेकिन हम लोगों के घरों में, हम लोगों की किताबों में तो दूसरी पीरियोडिक टेबल है। मतलब हमारे प्यारे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस आ गए, और वो लिमिटेशंस क्या थे? सबसे पहला और सबसे खतरनाक लिमिटेशन इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो बेटा सीधी सी बात है, हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा ग्रुप 1 एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसा है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ग्रुप हेलोजेंस की तरह भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप याद करो न्यूजीलैंड ने हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन रखा था, क्योंकि न्यूजीलैंड को हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हेलोजन की तरह मैच होती हुई दिखी। लेकिन मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के ऊपर रखा, क्योंकि मेंडलीव को हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 1 एलिमेंट यानी कि अल्कली मेटल जैसी लगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे मेटल की तरह लगी। लेकिन रियलिस्टिकली क्या है? रियलिस्टिकली हाइड्रोजन जो है वो ना तो एग्जैक्टली अल्कली मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसा है, ना तो वो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा है। हाँ, उसकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के और थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी ग्रुप 17 से मैच करती है। इसीलिए हाइड्रोजन को ना तो मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ रखूंगा क्योंकि ये उनके साथ में 100% मैच नहीं करता, ना तो मैं उसे हेलोजन के साथ रखूंगा क्योंकि ना तो ये हेलोजन के साथ 100% मैच करता है। लेकिन हमारे मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के साथ रख दिया। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ही प्लेस्ड हाइड्रोजन इन ग्रुप 1 विथ अल्कली मेटल। ये नाम अभी याद कर लो, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम को बोला जाता है। बट एक्चुअली हाइड्रोजन ऑल्सो हैव रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस। रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। Therefore, we should not keep hydrogen with group 1 elements and neither with halogens। तो आपने किस हिसाब से हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रख दिया?
हाइड्रोजन को हमें एक अलग पोजीशन देनी होगी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दी गई है। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हो सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये लगी मेरी दीवार पे, इसमें हाइड्रोजन के नीचे ही लिथियम है, फाड़ दो उस पीरियोडिक टेबल को, फाड़ के फेंक दो, किसी बेवकूफ ने बनाई है वो। जब मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन और लिथियम की पोजीशन में गैप है, या हाइड्रोजन जिस डब्बे में रखा है उस डब्बे का कलर अलग होगा और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के डब्बों का कलर अलग होगा। कलर से जस्टिफाई किया जाता है, कलर से डिफरेंशिएट किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अपने आप में वर्सेटाइल एलिमेंट है, ये अपने आप में एक अलग प्रकार का एलिमेंट है, इसकी एक पीरियोडिक टेबल में अलग ही पोजीशन है, ये अपने आप में एक है, ना तो हेलोजन का है ना तो अल्कली का है, इसीलिए इसको अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन हमारे मेंडलीव चाचा जी से ये बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, दूसरा, अगर आप पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के हिसाब से जमा रहे हो, देन आप लोगों ने एक चीज के बारे में कैसे छोड़ दिया, आपने एक चीज को कैसे अवॉइड कर दिया, ही अवॉइडेड द आइसोटोप्स कॉन्सेप्ट। गाइस, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? आइसोटोप्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, आइसोटोप्स का मतलब होता है सब्सटेंसेस दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, मास 12, लेकिन आपको पता है कि कार्बन का एनवायरनमेंट में एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक मास 14 होता है। अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल में कार्बन रखा जिसका आपने मास 12 कंसीडर करा, तो आपने उसके बाद में नाइट्रोजन रखा जिसका आपने मास 14 कंसीडर किया। अब अगर तुम मास कंसीडर कर रहे हो तो भाई कार्बन को कंसीडर करो ना, कार्बन के इस आइसोटोप को भी कंसीडर करो। मतलब यहां पर नाइट्रोजन की जगह पर तुमको कार्बन रखना चाहिए था 14 और इसके साथ में नाइट्रोजन रखना चाहिए था। आपने तो इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, आपने इस बारे में कोई बात ही नहीं करी, आपने आइसोटोप्स का प्लेसमेंट कहीं से कहीं तक किया ही नहीं। इसका मतलब आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को रख रहे हो, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है? एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मास, तो बेटा एटॉमिक मास अगर एक एलिमेंट के दो अलग अलग मास है तो आप एक मास को कंसीडर कर लोगे, यानी आप कार्बन जिसका मास 12 है उसको कंसीडर कर रहे हो, कार्बन जिसका मास 14 उसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी क्या मिस्टेक है, उसकी क्या गलती है? तो उन्होंने आइसोटोप वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया था। एंड तीसरा, इनको एलिमेंट्स को सही तरीके से प्लेस करने के कारण कई जगह इन्होंने अपने खुद के मेंडलीव लॉ को ही ब्रेक कर दिया। समटाइम्स he himself did not followed his own periodic law, his own periodic law। क्या बोला था इन्होंने कि अगर मैं एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से जमाऊंगा तब मुझे हर ग्रुप में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन यहां पर अगर मैं इनके पीरियोडिक टेबल को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो यहां पर आप लोग ये क्या हो रहा है? हाँ, तो अगर आप, अबे रुक जा भाई रुक जा, हाँ, तो यहां पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद ऑब्जर्व करो, आप खुद यहां पर एक बात ऑब्जर्व करो कि यहां पर आपके कोबाल्ट का, आप यहां पर ऑब्जर्व करो कि आपके कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 है, लेकिन निकल का मास 58.71 है, यानी मास डिक्रीज हो गया। कोबाल्ट के बाद निकल का मास डिक्रीज हो गया, यानी अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था तो आपको आयरन के बाद में निकल और निकल के बाद में कोबाल्ट रखना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि कोबाल्ट को उन्हें रोडियम के जस्ट ऊपर रखना था।
पैलेडियम के जस्ट ऊपर निकल आना था, तो उनको इस चीज को अवॉइड करना पड़ा। उनने मजबूरी में कोबाल्ट जिसका मास थोड़ा ज्यादा है उसको पहले रख दिया और निकल जिसका मास है उसको बाद में रख दिया। यहां आप देखो आयोडीन एटॉमिक मास 126.90, इसके पहले इन्होंने यहां पर रख दिया टेलुरियम जो कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। इसका एटॉमिक मास 127.60, यानी अगेन ज्यादा मास वाला पहले आ गया और उसके बाद में कम मास वाला आ गया। क्या ये बात आप लोगों को दिखाई दे रही है? क्या ये बात आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? तो यहां पर कई जगह पर ऐसा सिचुएशन हुआ। आप यहां पर ऑब्जर्व करो, ये देखो वेनेडियम 50.94 और क्रोमियम 50.20। अगेन यहां पर चोट हो गई, ज्यादा वाला पहले हो गया और छोटा वाला बाद में आ गया। तो यहां पर आपने खुद ने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि कितनी बड़ी यहां पर गड़बड़ी हो गई। तो इन कारणों की वजह से, इन 3 रीजंस की वजह से आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ लिमिटेशंस आ गए। गाइस मैं इसको फेलियर बोल रहा हूं क्या? नहीं। आप देखो इस पूरे चैप्टर में डॉबर्नियर का लिमिटेशन पढ़ा, न्यूलैंड का लिमिटेशन पढ़ा, मेंडलीव का लिमिटेशन पढ़ा। लिमिटेशन का मतलब होता है कुछ कमियां, अगर उन कमियों को दूर किया जाए तो ये चीज परफेक्ट है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी ये जो कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई थी, इसको 1913 में मोजले करके एक चाचा जी आएंगे जो चीज को क्लियर करेंगे। अगली क्लास में आने वाले हैं वो, और हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके बचेंगे ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के लिए 2 लेक्चर लगेंगे बहुत से बहुत। तो अगले 3 लेक्चर में तुम्हारा चैप्टर खत्म, तुम्हारा कोर्स खत्म, फिर अपन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, कीप स्टडिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग ग्रेविटी सर्कल। और गाइस ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप हो अभी क्लास 10th में। 11th में आपको किसी भी XYZ कोचिंग पर 500 रुपए, 1000 रुपए, 999, 599, 5099, 13,000, 14,000, 1 लाख कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं पूरी केमिस्ट्री फ्री में ऑसम तरीके से पढ़ाने वाला हूं तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, तुम्हारे जेई नीट के फाउंडेशंस के लिए, जेई मेन के लिए। तो कुछ सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ग्रेविटी सर्कल सब्सक्राइब करके रखो। एंड गाइस प्लीज शेयर करो, प्लीज गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को जितना हो सके शेयर करो। खुद अकेले पढ़ के मत बैठो, क्योंकि हम ग्रो करेंगे। अगर हमारे सब्सक्राइबर्स का नंबर ग्रो करेगा तो हमको मोटिवेशन आएगा। पैसा तो नहीं आएगा, आई कैन शेयर यू द स्क्रीनशॉट, पैसा नहीं आएगा सब्सक्राइबर से, लेकिन मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन आएगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप ही का फायदा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।